गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर, तो इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है कोटरी। ये शब्द यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसे लोगों का समूह जो समान रुचि रखते हों, समान तरह के विचार रखते हों और साथ काम करते हों और दूसरे लोगों को अपने उस ग्रुप में शामिल ना होने देना चाहते हों, तो उस ग्रुप को बोला जाता है कोटरी। अगला शब्द है इरोजन। इरोजन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज में कमी होना, उसका क्षय होना, या हम बोल सकते हैं बारिश के कारण जो मिट्टी बह जाती है उसको हम बोला जाता है मृदा अपरदन होना। तो उस सेंस में इसका यूज होता है इरोजन का। द इरोजन ऑफ सपोर्ट वैल्यूज और मनी इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन इट्स लेवल और स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड इरोजन। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या स्थिति जो कि तनावपूर्ण हो, विवादग्रस्त हो या फिर कलहपूर्ण हो, उसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्टेंशियस। A contentious issue causes a lot of disagreement or arguments. That is called contentious. अगला शब्द है obsessing. Obsessing यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई बात है जो इतना ग्रसित कर दे हमारे मन या दिमाग को कि उसके अलावा हमें कुछ और सूझे ही ना, तो उसको बोला जाता है obsessing. To completely fill your mind so that you cannot think of anything else. That is called obsessing. नेक्स्ट वर्ड है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी विचार या फिर हम बोल सकते हैं अपने जो हमारे मन के भाव होते हैं उसको शब्दों में व्यक्त करना, उसको प्रकट कर देना शब्दों में, उसको बोला जाता है इंग्लिश में आर्टिकुलेशन। द आर्टिकुलेशन ऑफ एन आइडिया और फीलिंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ इट especially in words, that is called articulation. नेक्स्ट वर्ड है डायलेक्टिक। डायलेक्टिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दो अलग अलग विचार अथवा विचार रखने वाले व्यक्तियों का साथ काम करना, दो अलग अलग विचारों को इकट्ठे ले आना, या फिर ऐसे कोई व्यक्ति जो कि अलग अलग विचार रखते हों किसी काम के प्रति, उनका साथ में काम करना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में डायलेक्टिक। पीपल रेफर टू डायलेक्टिक or dialectics of a situation when they are referring to the way in which two very different forces or factors work together and the way in which their differences are resolved, that is called dialectic. अगला शब्द है obsequious. obsequious यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपना काम निकालने के लिए किसी की चापलूसी करना, जी हजूरी करना उसकी, या फिर उसकी खुशामदी करना, उसको इंग्लिश में बोला जाता है obsequious. Making a great effort to please or agree with somebody, especially somebody who is important and powerful, that is called obsequious. अगला शब्द है enormity. enormity यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात की भयावहता होना, उसका डरावनापन होना, या हम बोल सकते हैं उसके प्रभाव की गंभीरता होना, उसको इंग्लिश में बोला जाएगा enormity. If you refer to the enormity of something that you consider to be a problem or difficulty, you are referring its very great size, extent or seriousness, that is called enormity. Next word है entrant. entrant यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बिजनेस में या किसी कंपटीशन में प्रवेश करने वाला व्यक्ति, उसको बोला जाता है एंट्रेंट। अ पर्सन हु enters a profession, competition or any exam, that is called entrant. नेक्स्ट वर्ड है cognizance. cognizance यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात का संज्ञान में होना, उस बात की जानकारी होना, उसको बोला जाता है cognizance. Having knowledge of something, that is called cognizance. अगला शब्द है inhabitant. inhabitant यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी जगह पर रहने वाला व्यक्ति, जिसको कि हम निवासी कहते हैं, उसको इंग्लिश में बोला जाता है inhabitant. The inhabitants of a place are the people who live there, that is called inhabitant. नेक्स्ट वर्ड है hinge.
हिंज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जिस पर कि अन्य बातें या तथ्य आधारित हो, उसको बोला जाता है हिंज। हिंज का एक और अर्थ भी होता है, हमारी जो दरवाजे खिड़कियां होती हैं जिस पे वो टिकी होती हैं, उसको हिंदी में बोला जाता है कब्जा, तो उसको बोला जाता है इंग्लिश में हिंज। अ सर्कमस्टेंस अपॉन विच सब्सिक्वेंट इवेंट्स डिपेंड, दैट इज कॉल्ड हिंज। नेक्स्ट वर्ड है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जो एकदम स्थिर हो, अडिग हो, या जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव ना हो, उसको हम अपरिवर्तनीय भी बोल सकते हैं, और उसको इंग्लिश में बोला जाता है इम्यूटेबल। समथिंग दैट इज इम्यूटेबल विल नेवर चेंज और कैन नॉट बी चेंज्ड, दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबल। नेक्स्ट वर्ड है डिसरप्टिव। डिसरप्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम में बाधा उत्पन्न करना, उसमें अड़ंगा पैदा करना, उसको बोला जाता है डिसरप्टिव। टू बी डिसरप्टिव मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम कंटिन्यूइंग और ऑपरेटिंग इन अ नॉर्मल वे, दैट इज कॉल्ड डिसरप्टिव। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किए गए काम का परिणाम आना, उसका फल आना या नतीजा आना, उसको बोला जाता है कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज का एक और अर्थ भी हो सकता है किसी भी बात का महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस होना, तो उस सेंस में भी इसका यूज होता है कॉन्सिक्वेंसेज का। समथिंग दैट हैपन्स और फॉलोज एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स और इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो से कुछ आपने सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।